रुकना भाई 1 मिनट है ना। हाँ भाई दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार लिख लेता हूँ, थोड़ा जोश आ जाएगा ना। दोस्तों चल रहे थे अपन 21 प्रश्नों का सफर अपन कर रहे थे। 2100 प्रश्नों के सफर में अपन ने बहुत कुछ सफर कर लिया है, थोड़ा सा सफर अपना बाकी रहा है दोस्तों, है ना। 1750 के प्रश्न जो है ना अपन अभी तक कर चुके हैं। 1750 से आगे वाले प्रश्न जो है जब आज की क्लास में करेंगे दोस्तों। और यकीनन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न करने के बाद में अब आपके अंदर बहुत सी ताकत आ गई होगी, बहुत सा जोश आ गया होगा और शिक्षण विधि आपको बहुत सरल भी लगने लगी होगी। शिक्षण विधियों के जो टफ प्रश्न आते हैं, जो मुश्किल प्रश्न आते हैं, जिनको देख करके बच्चे डरते हैं शिक्षण विधियों में ये होते हैं, वह धीरे धीरे उसमें आपका जो पावर है ना बढ़ गया होगा दोस्तों। ऐसी मेरा अनुमान है और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ दोस्तों। पूरी गति के साथ में चल रहा हूँ, थोड़ी मेरी अस्वस्थताएं चल रही है, उसकी वजह से मैं थ्योरी क्लासेस आपकी नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं आपकी थ्योरी क्लासेस वापस से स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। ये 2-4 दिन रुकिए, बस ये 2100 प्रश्न पूरे हो जाने दिए, उसके बाद में थ्योरी क्लासेस लेकर के थ्योरी क्लासेस पूरी करते मनोविज्ञान स्टार्ट कर देंगे अपन लोग। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के बैठिए, मैं पूरे मन से यहाँ तैयारी करवाने के लिए बैठा हूँ, पूरे मन से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों। आप लोग जुड़े हो, आपने मुझसे विश्वास किया है, तो मैं भी आपके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहिए और तैयारी को ना दमखम के साथ में शुरू रखिए, इसे नॉर्मल मत कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन से तैयारी बहुत नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल मत कीजिए। इस तैयारी को जोश के साथ में रहने दीजिए दोस्तों। सीट निकालनी है अपन को, कमजोर नहीं पड़ना है। युद्ध की तारीख आगे चली जाए तो क्या हो जाएगा, अभ्यास नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। अभ्यास उतना का उतना आपको क्या करना है। एक तो चीज आपको याद रखना है। दूसरी मैंने कल वाली क्लास में भी की थी और आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन अपने 2100 प्रश्न होंगे, मतलब 2050 के बाद वाली क्लास जो होगी, 2051 से लेकर के 2100 वाली जो क्लास होगी ना, उसमें मुझे लगभग सारे बच्चे जो लेट देखते हैं या कभी भी देखते हैं वो देख लेना भाई, उस क्लास में आपको लाइव आना पड़ेगा। उसमें क्यों आना है कि मुझे एक बार सबसे जुड़ना है। मैंने कहा ना, मैं आपको उन सारी टीम से मिलाना चाहता हूं जो इस लक्ष्य को, मेरे इस 2100 का जो टारगेट है अपना, 2100 प्रश्नों का जो टारगेट पूरा करने में जिन ने मुझे साथ दिया, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। और 2100 प्रश्न जो, देखो ये मंजिल है, जब मंजिल मिलती है ना तब खुशियां बांटनी पड़ती है। जब 2100 प्रश्न पूरे होंगे ना तो आपको तो प्रसन्नता होगी, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी, क्योंकि मैंने 2100 प्रश्नों का एक टारगेट जो दिमाग में सोचा था, जो मेरा सपना था, वो पूरा का पूरा आज पूरा हो रहा है दोस्तों। तो उसके लिए ना आप अगर जुड़े हुए रहोगे तो आनंद आ जाएगा मुझे। ज्यादा से ज्यादा जितने भी रहेंगे बच्चे, तो उस दिन क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आपको क्या आना भाई, लाइव आना है। बाकी मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि आप लाइव आए हुए या नहीं है, जैसे आपको टाइम मिला है वैसे जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस देखना जरूरी है, काम की चीजें सीखना जरूरी है, लेकिन उस दिन आपको आना है, मतलब आना ही आना है। इस बात को आपको क्या रखना है दोस्तों, हल्का सा नजर में रखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम फालतू में आपका खाता नहीं हूं, बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। लीजिए भाई, किसने उपलब्धि परीक्षाओं की मानकीकृत व अमानकीकृत परीक्षण में वर्गीकरण कर प्रस्तुत किया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किसने उपलब्धि परीक्षाओं को, जिसको आप उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, जिसको अपन निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, जिसको अपन ज्ञानार्जन परीक्षण कहते हैं, उस परीक्षण को मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षण में वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया। किसने इस उपलब्धि परीक्षण को 2 भागों में बांट दिया। 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि परीक्षण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मानकीकृत, जो मैंने ऊपर लिखा है ना, एक होता है आपका अमानकीकृत। 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं अमानकीकृत। इस मानकीकृत को विशेषज्ञ निर्मित भी कहते हैं दोस्तों, है ना, इसको शिक्षक निर्मित भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इसकी थ्योरी क्लासेस भी मैंने आपको लगा रखी है। इसको प्रमापीकृत भी कहते हैं, इसको अप्रमापीकृत भी कहते हैं। ये वर्गीकरण किसने दिया, ये वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, डगलस या हॉलैंड ने, मॉरिसन ने, ब्लूम ने या स्किनर ने। दोस्तों ये मानकीकृत और अमानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के अंदर वर्गीकृत प्रस्तुत करने वाला जो शिक्षा शास्त्री थे, उन दोनों का नाम था, एक का नाम था डगलस और दूसरे का नाम क्या था, हॉलैंड। तो डगलस और हॉलैंड के द्वारा इस उपलब्धि परीक्षण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, मानकीकृत और अमानकीकृत का वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया, तो डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा किया गया। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए, आज का दूसरा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि सीसीई का उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जानना उद्देश्य यह है कि क्या जानना इनका मेन उद्देश्य। बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं। तो बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या जानना है इन चारों में से। क्या ये जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं,
या फिर ये पता लगाना कि बच्चे के अंदर कौन सी त्रुटियां करते हैं, या फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, या बच्चे को अगली कक्षा में क्या ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ये तो नहीं होता दोस्तों उपलब्ध। ये कि बच्चे कैसे सीखते हैं इसको अपन नोट करते हैं, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, आपको किस तरह की त्रुटियां करते हैं। ये सीसीई मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि त्रुटियां करते हैं, नहीं, बच्चे क्या नहीं जानते ये भी आपको जानना नहीं है, इसका बच्चे कैसे सीखते हैं। सीसीई मूल्यांकन के अंतर्गत आपको क्या पता लगाना, बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने की उनकी क्या गति है, किस तरीके से सीखते हैं, क्या क्या कमियां रहती है, कैसे दूर करना है, इसका पता लगाना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसका पता लगाना है, ना कि बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे को ये नहीं जानते वगैरह नहीं, ये भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो देखा जा रहा है वो ये होगा बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सी के अंदर जो बताएगा ना बच्चे कैसे सीखते हैं, वह बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी वाला। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सी किया ना मैंने, गलत तो नहीं कर दिया, 152 इसके अंदर बच्चे कैसे सीखते, सी बिल्कुल सही है। बच्चों की भाषा अक्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने के लिए सर्वाधिक मदद करता है। अब देखिए ये कह रहा है कि बच्चों की भाषा अक्षमता की क्रमिक प्रगति बताने के लिए सर्वाधिक मदद कौन करता है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, अवलोकन या जांच सूची। बालक भाषा कितनी सीख रहा है उसके बोलने का आपको निरीक्षण करना पड़ेगा, बालक जैसा भी लिख रहा है उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। तो अवलोकन और निरीक्षण के द्वारा बालक बच्चों की क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में जान सकते हैं। सर्वाधिक मदद जो करता है वो कौन करता है, अवलोकन। बालक का अवलोकन करो कि वो कौन सी परिस्थिति में क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ में कैसे बात कर रहा है, अपनों से बड़ों के साथ में कैसे बात कर रहा है ना, अपने विपरीत लिंगी लोगों के साथ में कैसे बात कर रहा है, सब कुछ का आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस करना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा दोस्तों। हाँ, यदि आपके इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, तो अपन पोर्टफोलियो रिकॉर्ड को सही करते हैं कि भाषा की क्रमिक रिपोर्ट भी है ना पोर्टफोलियो रिकॉर्ड के द्वारा भी दी जाती है। तो पोर्टफोलियो ऑप्शन में नहीं है तो अपन को सही क्या करना पड़ रहा है, अवलोकन को सही करना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, सी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भैया। ये कह रहा है तमिल भाषा में सुशील, तमिल भाषा का कोई बालक है जिसका नाम है सुशील। सुशील प्राय भजन को भजन कहता है, भजन शब्द है वो भजन को क्या कह रहा है, भजन कह रहा है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि एक कोई तमिल क्षेत्र का कोई बच्चा है जो आपकी विद्यालय के अंतर्गत पढ़ता है, वो सुशील नाम है उसका, वो बालक सामान्यतः क्या कर रहा है, भजन को भजन कह के बोलता है, भजन को क्या कह रहा है, भजन कह रहा है। तो आप एक भाषा शिक्षण होने के नाते उस बच्चे के साथ में क्या करेंगे, सुशील को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे कि भाई सुशील ऐसी गलती क्यों कर रहा है, उसको क्या लगाओगे आप, डांट लगाओगे, या फिर तमिल और हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का उपयोग कराओगे। सुशील बताएंगे कि सही शब्द, सुशील को बताएंगे कि सही शब्द क्या है, सही शब्द भजन है, या भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। देखिए आप भाषा शिक्षण होने के नाते बार बार भजन बोलाओगे, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं होगा। सुशील को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, ये तो आप बताओगे लेकिन उसमें उच्चारण शुद्धि नहीं होगी। बालक भाषा शिक्षण होने के नाते आपको यह काम करना पड़ेगा कि तमिल और हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तमिल भाषा और हिंदी भाषा का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन करते हुए बालक को महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री प्रयोग करेंगे। महाप्राण मतलब भजन बोला, भजन के अंदर जो भी प्राण आते हैं ना, मुझे नहीं पता हिंदी में महाप्राण अल्प प्राण क्या होते हैं, आपको पता होगा अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। तो ये सही है, तमिल और हिंदी में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो भजन शब्द है ना, जैसे महाप्राण के साथ अल्प प्राण के साथ महाभजन, महाप्राण के साथ में बोला जा रहा है, तो वहां पे आप अधिक से अधिक अल्प प्राण या महाप्राण वाली सामग्री ध्वनियों का प्रयोग करेंगे, ताकि बालक क्या करेगा, सुशील जो है ना आसानी से भजन को भजन बोलना ही सीख जाएगा। इस प्रकार की जो त्रुटि हो रही वो इसके द्वारा दूर हो जाएगी। डांटेंगे तो बिल्कुल नहीं, डांटोगे क्यों डांटोगे भाई, बी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। डांटना, मारना, पीटना, ठोकना ये किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षण की समस्या का समाधान एकमात्र तरीका है, उस तरीके को हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक समाधान। हर समस्या का समाधान आपको किस तरीके से करना चाहिए दोस्तों, तो हर तरीके का समाधान आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। प्रत्येक समस्या का समाधान शिक्षण के अंतर्गत आपको करना चाहिए, तो किस तरीके से करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। यह प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए समझिए, शिक्षार्थियों को सीखने में जो कमी रह जाती हैं उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए। प्रश्न को पहले समझो,
प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सीखने में जो कमी रह जाती है, बालक को आप अधिगम करवा रहे हो, बालक को कुछ सिखा रहे हो, सीखने के बाद, सिखाने के बाद यदि बालक में किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई गुण पूरा नहीं हो पाया है, तो उस कमी का समाधान के बाद, उस कमी का आपने क्या कर दिया, समाधान, निदान का पता भी लगा दिया और साथ में क्या कर दिया, उसका उपचार भी कर दिया। तो उपचार करने के बाद आप क्या करोगे, सतत अभ्यास कार्य दोगे, समुचित उपचारात्मक कार्य करोगे, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, निर्धारित सभी पाठ को व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखना इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि देखिए ये कह रहा है निर्धारित पाठों को, ये पहले इस चीज को समझो आप। ये कह रहा है कि कोई समस्या है, उस समस्या का आपने समाधान कर लिया, तो समाधान करने के बाद आप क्या करोगे, ये पूछ रहा है निर्धारित। अब सब बच्चों का जो ध्यान जाएगा ना, इसके ऊपर जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य करोगे। दोस्तों नहीं होगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। प्रश्न ये कह रहा है शिक्षार्थियों को सीखने में जो कमी रह जाती है, उनके समाधान के बाद क्या करोगे, मतलब समाधान आपने कर लिया है, ये नहीं पूछ रहा है कि समाधान करोगे कि नहीं करोगे, कमी रह जाती है उसका समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, लेकिन समुचित उपचारात्मक कार्य नहीं करोगे, इसको पहले काट दो दोस्तों, ये नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि प्रश्नों की भाषा समझना बेहद जरूरी है। प्रश्नों की भाषा समझ में नहीं है तो उत्तर में उलझते रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे मेरे डाउट प्रश्न पूछते, सर इसमें यह होना चाहिए था, उसमें यह होना चाहिए था। उनके बस एक ही दिक्कत है कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है। दोस्तों जब आपको यह समझ में आ जाए कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है, तब आपका उत्तर अपने आप से हो जाएगा। पहले प्रश्न को समझिए, आप ऑप्शन देख करके अनुमान मत लगाइए। सतत अब दूसरा था विद्यार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना, यह तो काम बिल्कुल नहीं करोगे। पाठों का व्यवस्थित पुनरावृत्ति से क्या होगा, जब आपने उपचारात्मक शिक्षण करवा दिया है तो फिर आपका क्या होना चाहिए, अभ्यास कार्य होना चाहिए। यह कह रहा है कि आपने जिस चीज का उपचार कर लिया उसका बार बार निरंतर उसका अभ्यास कराओ, ताकि उस प्रकार की त्रुटि बालक आने वाले जीवन में नहीं करें, त्रुटि की संभावनाएं कम हो जाएं। दोस्तों ये क्रिया है, सबसे पहले बालक को आप शिक्षण करवाओगे, सबसे पहले शिक्षण करवाओगे, शिक्षण के बाद में आप उसका क्या लोगे, उपलब्धि का पता लगाओगे, उपलब्धि का निरीक्षण या उपलब्धि का पता लगाओगे, उपलब्धि की जांच करोगे, उसमें आपको निदान का पता चलेगा कि समस्या क्या है, फिर आप क्या करोगे, उसका उपचार करोगे। उपचार करने के बाद में उसको क्या करवाओगे, अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाओगे, ताकि बालक आने वाले समय में गलती की संभावना कम रहे या आने वाले समय में इस प्रकार की गलती बालक के द्वारा नहीं हो। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा, शिक्षार्थियों को सीखने में जो कमी रह जाती है उसका निदान करने के बाद, उसका समाधान करने के बाद में आपको अधिक से अधिक बालक को क्या करवाना चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उसका अभ्यास करवाना चाहिए। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की भाषाएं समझना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। निदान और उपचार की शिक्षा की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए। निदान और उपचार की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, कि जब तक छात्र चाहे, मतलब जब तक छात्र की मर्जी हो तब तक चलनी चाहिए, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक अध्यापक की मर्जी हो तब तक चलनी चाहिए, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक विद्यालय में समय है तब तक चलनी चाहिए, या जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो। दोस्तों निदान और उपचार की प्रक्रिया, बार बार समस्या का पता लगाओ, उपचार करो, वापस समस्या का पता लगाओ, वापस उपचार करो, वापस समस्या का पता लगाओ, वापस उपचार करो। तो ये जो होता है दोस्तों, इसकी ये प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक उसका उपचार पूर्ण रूप से नहीं हो जाए, बालक का पिछड़ापन दूर पूर्ण रूप से नहीं हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए निदान और उपचार की। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग भी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है। शैक्षणिक निदान का मतलब होता है शिक्षा के द्वारा जो आप निदान कर रहे हो, शिक्षा के अंतर्गत जिसका निदान किया जा रहा है। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन क्या है, क्यों किया जाता है शैक्षणिक निदान, क्या कारण है इसके पीछे, या इसके करने के पीछे क्या उद्देश्य है, मूल कारण क्या है। तो ये कह रहा है बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, उपचारित शिक्षण करना, शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना, या उपयुक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी अपन सही कर दे, लेकिन शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कभी भी शैक्षणिक निदान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भाई निदान का पता क्यों किया जा रहा है, निदान का पता क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि निदान के बाद में हम उसका उपचार कर सके, निदान के द्वारा जो समस्या प्राप्त होगी उस समस्या का हम क्या कर सके दोस्तों, समाधान प्राप्त कर सके। तो ये कह रहा है बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, और नई शारीरिक कमियों को जानकारी प्राप्त करना। ये कह रहा है शैक्षणिक निदान का क्या प्रयोजन है, तो शैक्षिक निदान करने का बस एक ही कारण है,
उपचरित शिक्षण करना, उपचारात्मक शिक्षण करना, बालकों की समस्या का समाधान करना। यहां पे जो आपका उत्तर सही निकलेगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा? बी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? 100% आपका उत्तर सही होगा। देखिए, छात्र की भाषा, किसकी भाषा पूछ रहा है? स्टूडेंट की भाषा। छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारण या अधिगम की कठिनाइयों के कारण की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है? भाषा शिक्षण के अंदर कोई बालक पढ़ रहा है तो उससे भाषा शिक्षण में कोई दिक्कत है या अधिगम संबंधी कोई कठिनाई है, तो इसकी जानकारी किसके द्वारा, किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, या अपन कह सकते हैं उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? छात्र की भाषा शिक्षण कमजोरी के कारण या अधिगम कठिनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? पता किसका लगाना है कि बालक के कठिनाई है या नहीं है, बालक के कठिनाई स्तर का पता लगाना है। इसके लिए आप क्या करोगे? उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो दोस्तों आपका ध्यान जा रहा होगा कि अपन निष्पत्ति परीक्षण कर लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण नहीं करेंगे तब तक तो पता क्या लगा, जब तक परीक्षाएं नहीं लेंगे तब तक समस्या का पता कैसे लगेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारण या अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी। भाई परीक्षा उसने दे दी, बालक को, अध्यापक को पता चल गया कि इसके कठिनाई है, अब कठिनाई के कारणों को पता कर रहा है, उससे हम निदानात्मक परीक्षण कहेंगे, ना कि निष्पत्ति परीक्षण कहेंगे। तो यहाँ पे निष्पत्ति परीक्षण सही नहीं करके आपको क्या सही करना पड़ेगा? सी वाला सही करना पड़ेगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण तब हो पाता है जब निष्पत्ति परीक्षण होता है। इनका एक क्रम है दोस्तों, ये क्रम भी मैं आपको बताऊंगा, ये निश्चित एक क्रम है। सबसे पहले जो परीक्षण लिया जाता है, सबसे पहले, चलो प्रश्न आएगा तभी बताऊंगा। सी जो है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रश्न मैंने बना रखा है, ये आ गया, प्रश्न भी आ गया। लो, सर्वप्रथम कौन सा परीक्षण होता है? इन्होंने ये पूछ लिया कि सर्वप्रथम कौन सा परीक्षण होता है। मैंने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया। प्रश्न ऐसे आया हुआ था कि परीक्षण का सही क्रम है, इसमें आगे आगे दे रखा है निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ऐसे क्रम दे रखा था कि सही क्रम कौन सा है। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने प्रश्न को क्या बना दिया कि सर्वप्रथम कौन सा परीक्षण किया जाता है, इनमें से कौन सा परीक्षण है जो पहले नंबर पर किया जाएगा? निष्पत्ति परीक्षण किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सबसे पहले जो परीक्षण होता है वह होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। सबसे पहले परीक्षा ली जाती है दोस्तों। सबसे पहला परीक्षण कौन सा होगा? उपलब्धि परीक्षण होगा। सबसे पहले तो परीक्षा ली जाएगी, उपलब्धि परीक्षण को ही हम निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, उसी को हम ज्ञानार्जन परीक्षण भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण लिया जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कुछ समस्या रह जाएगी, तो उपलब्धि परीक्षण के बाद आप जो करोगे वो करोगे निदानात्मक परीक्षण। क्या करोगे दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण। समस्या का क्या है तो समस्या के कारण होगा, क्या लगा लोगे? पता लगाओगे। निदानात्मक परीक्षण के बाद में आपका होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक के बाद में कौन सा होता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण होगा। और उपचारात्मक शिक्षण के बाद में होता है आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के बाद में क्या हो जाएगा? वापिस से निष्पत्ति परीक्षण। तो ये पूरा का पूरा एक क्रम जो है ना, वो पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों? चलता रहता है कि सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण लेंगे, फिर निदानात्मक परीक्षण होगा, फिर उपचारात्मक परीक्षण होगा, फिर बालक को अभ्यास कराया जाएगा, अभ्यास के बाद में वापस उपलब्धि परीक्षण होगा, फिर समस्या आएगी तो फिर निदानात्मक परीक्षण होगा, समस्या का समाधान करने के फिर उपचारात्मक शिक्षण होगा, फिर अभ्यास कार्य कराया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बालक की कठिनाई पूर्ण रूप से दूर नहीं हो जाए। तो ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कौन सा परीक्षण लिया जाएगा? तो सबसे पहले लिया जाएगा आपका निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण के बाद निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण के बाद में आपका क्या आ जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। तो यहां पे जो अपन को सही उत्तर करना है वो क्या करना है दोस्तों? ए वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। क्रियात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें बालक क्रिया करता है। क्रियात्मक पक्ष का, क्रिया करते हुए का मूल्यांकन किसमें होता है? साक्षात्कार द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित या मौखिक। लिखित या मौखिक को दोनों को काट दो। लिखित या मौखिक परीक्षा के द्वारा कभी भी क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन नहीं होता। साक्षात्कार के द्वारा भी, साक्षात्कार में भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन हो सकता है, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन हो सकता है, क्रियात्मक पक्ष का नहीं होता दोस्तों। क्रियात्मक पक्ष का होगा आपकी प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। प्रैक्टिकल जो आप एग्जाम लोगे उसमें सबसे ज्यादा काम करता है क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि प्रायोगिक परीक्षाएं जितनी भी होती
होती हैं वह सारी की सारी गामक पक्ष पर आधारित होती हैं दोस्तों। कौन से पक्ष पर आधारित होती हैं? गामक पक्ष पर आधारित होती हैं। गामक पक्ष का मतलब हो गया शारीरिक पक्ष। तो जितनी भी आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होगी वो कौन से पक्ष पर आधारित होगी? आपके गामक पक्ष पर आधारित होती हैं। इसलिए ये कह रहा है कि क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो आपका सही उत्तर क्या निकल जाएगा? प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जा सकता है। सही उत्तर जो होगा आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी वाला उत्तर बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होगा? ये कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण आपने लिया है, उस कोई निदानात्मक परीक्षण लिया कि बालकों के अंदर कौन सी समस्या है, समस्या को जानने के लिए कोई आपने परीक्षण लिया है, उस परीक्षण की अब जांच करनी है, उस परीक्षण को अब आपको चेक करना है, तो किसके द्वारा चेक किया जाएगा तो वो सबसे बेहतर रहेगा? ये पूछ रहा भाई स्वयं छात्र चेक करे, अध्यापक चेक करे, प्रधानाचार्य चेक करे या माता पिता? देखो प्रधानाचार्य और माता पिता को पहले ही काट दो। अब इन दोनों में से अध्यापक चेक करें या स्वयं छात्र चेक करें? देखो जनरली होता यह है कि अध्यापक ही चेक करता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जो परीक्षण लिया जाता है उस परीक्षण की जांच कौन करता है? अध्यापक करता है। लेकिन ये प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उत्तर की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होता है। ये नहीं पूछ रहा है कि किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है कि कौन करेगा तो ज्यादा लाभदायक होगी दोस्तों। तो अगर स्वयं छात्र करेगा, छात्र की गलती यदि स्वयं छात्र निकालेगा वो सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। निदानात्मक परीक्षण जैसे मान लीजिए आपने एक श्रुति लेख बालकों को लिखाया कि किन किन बातों की मात्राओं की मिस्टेक है ये जानने के लिए, फिर आपने बच्चों को कह दिया कि किताब में देख करके पता लगाओ कि आपने कितनी जगह पे मिस्टेक की है मात्रा की। अब जो पता लगा रहे हैं ना वो बालक स्वयं लगा रहा है, तो सबसे लाभदायक ये रहेगा कि बालक स्वयं निकाले। स्वयं निकालेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसने कौन सी मात्रा की गलती किस जगह पे की है जो मुझे आगे आने वाले समय में नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकलेगा दोस्तों? ए वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा, स्वयं छात्र के द्वारा। लीजिए अगला प्रश्न, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले मैं नहीं को गोला कर देता हूं कि ये पूछ रहा है कि भाषा का अर्जन करना और भाषा का अधिगम करना, इन दोनों के संदर्भ, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पढ़ते हैं, ये कह रहा है भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये कह रहा है कौन सा नहीं है दोस्तों? तो एक तो ये पूछ रहा है भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पना मातृभाषा से बनती है, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, वास्तविकता में तो यही है कि भाषा अधिगम आपको करवा रहे हो तो अनुवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए, तभी भाषा का अधिगम श्रेष्ठ हो पाएगा, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन अपने पास में बचे हुए इनको देखते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये कह रहा है कि भाषा अर्जन तो सहज और स्वाभाविक होता है, अपने आप हो जाता है, जबकि भाषा अधिगम थोड़ा प्रयासपूर्ण होता है। ये भी बात लगभग थोड़ी बहुत सही भी है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये नहीं होगा दोस्तों। ये तो है भाषा अर्जन जो करते अपन सहज करते, ये सांस्कृतिक विभिन्नता जो होगी, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हैं। तो अपन बात करें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये देखो, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक विभिन्नता से भाषा अर्जन भी कोई कारक नहीं। क्या करेगा सांस्कृतिक महत्व? भाषा अर्जन को कैसे प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। जो जिस संस्कृति में होगा वो संस्कृति की भाषा सीख लेगा, कैसे प्रभावित करेगा? नहीं हो पाएगी। भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अधिगम बहुत अलग प्रक्रिया है दोस्तों, उसका बिल्कुल लेना देना नहीं। भाषा अधिगम आपको नई चीज है। आपको जैसे मैं यहाँ हूँ, मुझे राजस्थानी आती है, मुझे अंग्रेजी सीखने, तो मेरी राजस्थानी मेरी अंग्रेजी को कोई प्रभावित नहीं करेगी दोस्तों। यहाँ की संस्कृति अंग्रेजी का भाषा का अधिगम अलग तरीके से होता है। ये डी वाला नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं पूछा है ना, डी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षा की जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है,
संज्ञानात्मक विकास में सहायक हैं, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक हैं। ये कह रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यदि आप एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हो तो कक्षा में जटिलता बढ़ाता है, कोई जटिलता नहीं बढ़ाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक के लिए गहन समस्याएं, क्या समस्या है? बालक यदि एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहा है तो कोई गहन समस्या नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये थोड़ा सही हो सकता है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कोई बाधक नहीं है। आप किसी एक भाषा में परफेक्ट हो सकते हो, दूसरी भाषा को सीख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं जैसी बात नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञानात्मक, जो जनरल भाषा में जिसको अपन ज्ञान कहते हैं उसको मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान कहते हैं। तो ये कह रहा है संज्ञानात्मक विकास में सहायक, बिल्कुल यही उत्तर सही होगा। एक से अधिक भाषाओं का यदि आप प्रयोग करते हो तो आपके ज्ञानात्मक पक्ष की क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। यहां पे जिस प्रश्न को अपन ऑप्शन को सही करेंगे वो क्या हो जाएगा? अपना सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल अपने लिए सही हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटि नहीं है। पहले मैं नहीं को गोला कर देता हूं। ये कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटि नहीं है। इसमें से कौन सी त्रुटि है जो भाषा संबंधी? तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक को, ये कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटि नहीं है। इसमें से 3 त्रुटियां हैं और एक नहीं है। पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में शब्द उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी या वाक्य संरचना संबंधी। देखो वाक्य संरचना संबंधी भी बालक त्रुटि करता है, वर्तनी संबंधी भी त्रुटि होती है, शब्द उच्चारण संबंधी भी त्रुटि होती है। पाठ्य पुस्तक ग्रहण करने में कोई त्रुटि नहीं होती। ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ऐसा मत समझना कि प्रश्न सिंपल नहीं आते। ऐसा नहीं हो जाए कि आप केवल कठिन कठिन प्रश्नों को पढ़ने में लग जाओ, लेवल वाला प्रश्न पढ़ने के लिए लग जाओ और पता ही नहीं चले कि लेवल वाला प्रश्न तो परीक्षा में एक ही आया ही नहीं है ना। कभी कभी सरल प्रश्न आपको मार देते हैं, कठिन प्रश्नों में आप कभी कभी रह जाते हो। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों कि ऐसा नहीं हो जाए आप कठिन कठिन उलझते रह जाओगे, ऐसे ऐसे अध्यापकों से पढ़ते रह जाओ जो आपको लेवल वाला प्रश्न को ऐसे कहते हैं ना बहुत सारे टीचर, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी। इतना बढ़िया प्रश्न है। और जो प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा वो एग्जामिनर के पास में भी नहीं मिलेगा और एग्जामिनर के पास में नहीं मिलेगा तो परीक्षा में भी नहीं आएगा। ऐसा प्रश्न पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। प्रश्न ऐसा पढ़ना जो सभी जगह मिलता हो, है ना। तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें। तो ऐसा नहीं कि कठिन कठिन पढ़ते हैं, सरल प्रश्न, सरल प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना। कभी कभी सरल प्रश्नों का उत्तर आपसे क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। ऐसा प्रश्न भी मैं लेकर के आया, अभी आपको बता दूंगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है उपयुक्त सभी। पहले नंबर पे क्या दे दिया? उपयुक्त सभी। दोस्तों ये एमपी टेट का प्रश्न है। एमपी टेट में जितने भी प्रश्न आते हैं जहां पे उनको उपयुक्त सभी देना होता है ना, वह उपयुक्त सभी क्या करते हैं? पहले दे देते हैं, बाकी के ऑप्शन बाद में देते हैं। उपयुक्त सभी पहले दे देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये। उपयुक्त सभी क्या करते हैं? पहले दे देते हैं। इनमें 2-4 प्रश्न मैंने देखा था, बहुत सारे प्रश्नों का ऑब्जर्वेशन किया था। एमपी टेट में जितने प्रश्न आ रहे ना उसमें उपयुक्त सभी पहले नंबर पे आ जाता है। वहां पे आया हुआ ये प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? पहले दे रखा है इन्होंने उपयुक्त सभी। अब नीचे वाले तीनों पढ़ो। केवल छात्रों की असफलता को जानने में, केवल छात्रों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में, केवल शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने में। नहीं, ये एक केवल नहीं, इन तीनों के लिए, सफलता को जानने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है, क्षमता और कमजोरी को पता लगाने के लिए भी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जरूरी है, सरल और प्रभावी बनाने के लिए भी जरूरी है। ये तीनों बातें जरूरी है। यहाँ पे जो सही होगा ना दोस्तों, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। और आपकी किस्मत देखो, उपयुक्त सभी आपको सही करना है, फिर भी आप डी सही नहीं कर पा रहे हो। आपको सही क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ए सही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ए जो है ना पहले नंबर पर दे रखा है। ये इस प्रकार के प्रश्न जितने भी आते हैं एमपी टेट वाले होते हैं। देखिए इसमें भी यही दे रखा है, ये भी वही का प्रश्न है कि भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा एक उपकरण के रूप में, इनका कहने का मतलब है भाषा एक प्रकार, एक साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए सही शब्द क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर देखिए केवल अक्षमताओं का विकास करने में, केवल मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, केवल सीखने में। नहीं दोस्तों, सीखने में भी देती हैं, सभ्यता संस्कृति की पहचान करने में भी ये उपकरण का काम करती हैं और अक्षमताओं का विकास करने में भी सहायक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या निकलेगा? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही निकलेगा दोस्तों। यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी वाला ही सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? कि एक भाषा के अंदर आपको निपुणता आ गई, एक भाषा के अंदर आपको श्रेष्ठता आ गई, परिपक्वता आ गई, इससे आपका क्या तात्पर्य होगा? भाषा का अधिक प्रयोग करना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, भाषा के अवयवों और स्वरूप पर अनियंत्रण होना,
या विविध भाषाओं की जानकारी होना। देखो, विविध भाषाओं की जानकारी होना अपन परिपक्वता नहीं कह सकते हैं। भाषा के अवयवों और स्वरूप का अनियंत्रित होना भी नहीं कह सकते हैं। भाषा का अधिक प्रयोग करने का मतलब ये नहीं हो गया कि इसका अपन परिपक्वता आ गई। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। कोई टीचर कहे कि मुझे हिंदी में श्रेष्ठता है, तो हिंदी में वो अपने आप को परिपक्व तब मानेगा जब उसको व्याकरण की संपूर्ण जानकारी होगी। व्याकरण के आधार पर शब्द रचना, व्याकरण के आधार पर वाक्य रचना, व्याकरण के आधार पर मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दे पा रहा है, तब उसको अपन कहेंगे कि परिपक्वता आ गई। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। बी वाला ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? ये कह रहा है भाषा के अधिगम में किस प्रकार के छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिसके अभिभावक शिक्षित हों, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। तो ये कह रहा है भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाइयां नहीं होती है? जिसके अभिभावक शिक्षित होंगे उनको भाषा शिक्षण में कठिनाई नहीं होगी, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिसका पारिवारिक स्थिति ठीक हो। दोस्तों, पारिवारिक स्थिति, आत्मविश्वास की कमी या जिसके अभिभावक शिक्षित हो, इनका रोल बहुत कम है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन चमक करके बाहर आ रहा है ना, वो यार है जिसकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा उनको भाषा अधिगम में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट बैठेगा, सही बैठेगा। ये देखिए अगला प्रश्न, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करने चाहिए। यह प्रश्न ऐसा कह रहा है कि छात्रों को मातृभाषा का प्रयोग करने के अवसर क्यों देने चाहिए, प्रदान क्यों करने चाहिए? छात्र अपने आप को कमजोर नहीं समझे, छात्र अपने निजी कठिनाइयों को बता सकें, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सकें, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल और सहज हो सके। देखो, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, इसके लिए मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है। अपने निजी कठिनाइयों को बता सके ये भी नहीं, गृह कार्य कर सके ये भी नहीं। जरूरी नहीं है कि गृह कार्य उस भाषा में दिया जाएगा। छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल हो सके, सहज हो सके। बालक को जो आप पढ़ा रहे हो ना, वो प्रक्रिया कैसी हो जाए? सरल हो जाए, बालक आसानी से समझ ले, सही तरीके से सीख ले। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? वहां की क्षेत्रीय मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए और बालक को भी करने देना चाहिए। बालक क्या करता है उसको आसानी से सीख सके। यहां पे जो उत्तर सही होगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है सफल कक्षा शिक्षक का मुख्य आधार यह है कि एक सफल कक्षा शिक्षक, एक शिक्षक जो कक्षा को अच्छी सफल बना सकता है, उसका मुख्य आधार क्या है? अच्छी आदतें, विनोद प्रियता, कक्षा नियंत्रण, नंबर और शिष्ट व्यवहार। देखो, नंबर और शिष्ट व्यवहार, अच्छी आदतें, विनोद प्रियता, ये ठीक है, विनोद प्रिय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अध्यापक की आदतें अच्छी होनी चाहिए, ये भी सही है। कहीं ना कहीं नंबर और शिष्ट व्यवहार अपनी जगह पे सही है। लेकिन एक अच्छा सफल कक्षा शिक्षण वह कहलाएगा जिसमें कक्षा पूरी की पूरी नियंत्रित हो। नियंत्रित होने का मतलब आप पढ़ा रहे हो, आपकी क्लास में चाहे कितने ही बच्चे हैं, वो एक नियंत्रित अवस्था में बैठे हुए हैं, वो ध्यान लगा करके पढ़ रहे हो, वह एक शिक्षक कैसा कहलाएगा? आपको एक सफल शिक्षक कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? कक्षा नियंत्रण। कक्षा नियंत्रण कैसा होना चाहिए दोस्तों? शिक्षण के द्वारा कक्षा का नियंत्रण करना। एक भय के द्वारा भी आप कक्षा का नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन भय के द्वारा नहीं, शिक्षण के द्वारा, पढ़ा करके अपनी टेक्निक के द्वारा आपको क्या करना है? कक्षा का नियंत्रण करना है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन वापिस अगले वाले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ये कह रहा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त, यानी भाषा शिक्षण में किताबों को छोड़ करके अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली क्या है दोस्तों? नीचे से देखिए, घटना का वर्णन करना। घटना का वर्णन करोगे आप, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करोगे दोस्तों, ये तो बढ़िया रहेगा। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी भाषा सीखोगे। परिचर्चा करना, परिचर्चा करोगे, संप्रेषण करोगे तो जाहिर सी बात है भाषा और अच्छी होगी, ये भी सही है। संवाद अदायगी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। संवाद की अदायगी भी क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्नों का उत्तर लिखना, इसमें भाषा का इतना प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी प्रभावी है। लेकिन कम से कम प्रभावशाली कौन सा है? तो इन चारों में से जो कम प्रभावशाली वाला है ना, वो कौन सा है दोस्तों? ए वाला जो होगा वो क्या होगा? आपका सबसे कम प्रभावशाली होगा। ये देखिए अगला प्रश्न,
कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह, कोई भी भाषा पुस्तक तब सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दें, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित करवाएं, वह बच्चों को केवल प्रसिद्धि साहित्य से परिचित करवाएं। कोई पाठ्य पुस्तक जो है, कोई भी किताब है, भाषा की जो पुस्तक है, वह सफल कब मानी जाएगी? क्या जब प्रसिद्ध साहित्य का परिचय कराएंगे तब अपन सफल कहेंगे? नहीं दोस्तों, केवल साहित्य का परिचय कराने का कोई उचित नहीं है। बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं? नहीं। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, क्यों नहीं? नवीन साहित्य की नहीं दोगे क्या? ये भी नहीं। तो काटने के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में सही जा रहा है वैसे भी, लेकिन फिर भी देखो, बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। भाषा की सबसे बढ़िया किताब वही होगी जो साहित्य धरोहर के लिए बालक को उत्सुक बना दे, या वर्तमान साहित्य, वर्तमान में जो जैसा साहित्य चल रहा है उसके प्रति उनकी क्या बनाए, उत्सुकता बढ़ा दे। पहले का साहित्य कैसा था, धरोहर, पहले का साहित्य कैसा था, वर्तमान का साहित्य कैसा है, दोनों में तुलना करते हुए बालक के अंदर उत्सुकता पैदा हो जाती है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वह सबसे बढ़िया पाठ्य पुस्तक कहलाएगी। यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा आपका? ए वाला जो उत्तर होगा यहां पे बिल्कुल सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? इसमें से कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है जिसमें पाठ्य पुस्तक में लोकगीत जो होते हैं, जो क्षेत्रीय के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे घूमर जो है ना एक प्रकार का लोक नृत्य है, यहाँ पे लोक नृत्य है, यहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं में जो गीत बोले जाते हैं वो कौन से गिले जाते हैं? आपके लोकगीत कहले जाते हैं। जो इस क्षेत्र में जैसे अपने एक वो बहुत राजस्थान का जैसे लडली लुम्मा जुमा ये वाला जो गीत ना भाई, ये क्या है? यहाँ का लोकगीत है राजस्थान का। तो ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने के पीछे क्या कारण है, कौन सा उद्देश्य? सबसे अनिवार्य कारण नहीं है पूछा है भाई, वो जरूरी नहीं है। एक तो ये कह रहा है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय, लोकगीतों का सौंदर्य बोध, गेयता या भाषा का विविध रंग रूप। देखो भाषा का विविध रंग रूप ही है, गीत भी क्या है? भाषा का एक रंग है, ये तो गुण अनिवार्य में आएगा। गेयता को एक बार थोड़ा सा रोकते हैं अपन। लोकगीत का सौंदर्य बोध, लोकगीत की सुंदरता के बारे में बताना, यह भी उसका उद्देश्य होगा। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय कराना, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब ये तीनों तो मुझे अनिवार्य लग रहा है, लेकिन गेयता इतना अनिवार्य नहीं है कि उसको गाने के लिए बालकों को गाना सिखाया जाए, इसलिए लोकगीतों को जोड़ा गया। नहीं, संगीत शिक्षा पूरी अलग होती है दोस्तों। ये तो कह रहा है पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को जोड़ा गया। वो किस लिए जोड़ा गया? कि भारतीय संस्कृति के पता चल जाए, लोकगीतों का सौंदर्य बहुत पता चले और भाषा के अलग अलग रंग रूपों का पता चले दोस्तों। गेयता इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला उत्तर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कविता हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? जिसमें केवल कविताएं हो नहीं, कहानियां हो नहीं, अभ्यास हो नहीं। ये तीनों जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जीवन और भाषा में विविध रंग, यानी कि आपसे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई और भाषा के अलग अलग रूप, दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, दोनों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए। तो डी वाला जो उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। और ये रहा आज की क्लास का आधा प्रश्न। आधा प्रश्न का मतलब आधी क्लास का प्रश्न, 50% क्लास यहाँ पे पूरी हो जाती है। ये क्या कह रहा है आपका कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? आप किसका कर रहे हो दोस्तों? आप कर रहे हो कक्षा 8 के बच्चों का। कौन से बच्चों का कर रहे हो दोस्तों? कक्षा 8 के बच्चों का। यदि आप कक्षा 8 के बच्चों का यदि आप साहित्य का चयन कर रहे हो तो आपको सर्वाधिक ध्यान किस चीज का रखना चाहिए? इसमें सबसे अधिक ध्यान आपको किस चीज का रखना है दोस्तों? तो ये कह रहा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का, दूसरा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता का, बच्चों के भाषा प्रयोग स्तर का, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक का। इसको काटो, ये नहीं होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग के स्तर का, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, ये कोई जरूरी नहीं कि बालक की भाषा प्रयोग की क्षमता कितनी है। लेकिन देखो अब दो ऑप्शन बचते हैं, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि या बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। देखिए भाषा प्रयोग के स्तर से भी ज्यादा बढ़िया क्या लग रहा है?
बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बालकों की भाषिक पृष्ठभूमि कैसी है, कहाँ तक बालक भाषा को जानते हैं, किस तरह की बालक को भाषा जानते हैं, बालक किस विषय के किस स्तर तक कैसी भाषा को जानते हैं, यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो उत्तर सही दिख रहा है ना दोस्तों, वो दिख रहा है ए, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर 8वीं क्लास के बच्चों का आप साहित्य का चयन करोगे। साहित्य का चयन करना है, इसने बात कौन सी की है, साहित्य का चयन करना है, केवल किताब का चयन नहीं करना है। साहित्य का चयन करने के लिए भाषा की पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए कि बालक कितनी भाषा के बारे में जानता है या नहीं जानता है। सही उत्तर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। ये 2 बार 76 कैसे आ गया, 75 हुआ ना, हाँ ये वाला ये हो गया। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों का मुख्य शीर्षक याद रहे, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, सुनिश्चित सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। देखिए प्रश्न इसने चेंज कर लिया है, पहली बार भी इस प्रकार का प्रश्न आया था, वह तब उत्तर ये वाला सही था। भाषा कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा के अंदर पत्र पत्रिकाओं का उपयोग किया जा रहा है, यह निश्चित कर रहा है क्यों किया जा रहा है, तब इसका सही उत्तर होगा बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सही है ना, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी प्रभाव पड़े, इसके लिए कक्षा के अंतर्गत आप क्या उपयोग कर रहे हो यह सुनिश्चित करता है, उपयोग करना यह सुनिश्चित करता है कि भाषा के प्रयोग पर प्रभाव पड़े। यहाँ पे जो सही उत्तर निकल रहा है आपका क्या निकल रहा है दोस्तों, डी जो उत्तर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है पाठ्य पुस्तक सहायक होती है। पाठ्य पुस्तक किसमें सहायक होती है, पाठ्य पुस्तक सहायक होती है ये पूछ रहा है। पाठ्य पुस्तक उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी मतलब एमपी टेट का प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक सहायक होती है केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, केवल स्व अध्यापन में। तो दोस्तों केवल वाले उत्तर कभी भी सही नहीं होती हैं। यह स्व अध्यापन के लिए भी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, और पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए भी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए है ना। उपयुक्त सभी हैं लेकिन उत्तर क्या सही हो जाएगा इसमें, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। एमपी वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं अपने साथ में, पता है ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसा नहीं है केवल रीट वाले, एमपी से, यूपी से है ना, हरियाणा से, पंजाब से काफ़ी बच्चे है ना, यहाँ से उत्तराखंड तक के बच्चे से ना जुड़े हुए हैं अपने साथ में, वो भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो इसीलिए मैं ना वहाँ के प्रश्न भी लेकर के आ रहा हूँ, उनको पता चले कि हाँ ये हमारे यहाँ के प्रश्न भी आए हैं, सब जगह के एपिटेट के प्रश्न भी आते हैं आपके अंदर बीच बीच में। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में, ये एपिटेट का प्रश्न ही है, प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली इस प्रकार होनी चाहिए। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली इस प्रकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, असीमित, सीमित, विशिष्ट या कठिन। दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, वहां पे कठिन या विशिष्ट नहीं होनी चाहिए, वहां पे असीमित नहीं, सीमित पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। कैसी सामग्री, पाठ्य पुस्तकों में शब्दावली कैसी होनी, सीमित। सीमित का मतलब होता है कम शब्दों का प्रयोग हो और उन कम शब्दों की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, ताकि बालक क्या करे, बार बार आवृत्ति करके उन शब्दों को अपना अर्थ ग्रहण कर सके, शब्दों को पहचान सके। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, सीमित सामग्री होनी चाहिए, असीमित सामग्री नहीं होनी चाहिए। सीमित सामग्री कोई बार बार दोहराव होना चाहिए ताकि उसको याद कर ले, है ना। पहले आते थे ना, रतन घर चल, घंटी बजी, टन टन टन, ये टन टन वाले शब्द क्या होते हैं, बार दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, कि शब्दों का सम प्रत्यय बालक क्लियर कर दे। तो प्रारंभिक कक्षाओं में क्या होना चाहिए, सीमित शब्दावली होनी चाहिए, और सीमित शब्दावली कई बार प्रयोग किया जाना चाहिए, उनकी बार पाठ्य पुस्तक के अंदर पुनरावृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही हो जाएगा दोस्तों, आपके बी वाला उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखिए यह एक दृश्य उपकरण है, इनमें से कौन सा एक दृश्य उपकरण है जिसको आप देख सकते हो, एपिडाइस्कोप, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या लिंगवा फोन। दोस्तों आप खुद जानते हो कि लिंगवा फोन जो है एक प्रकार का श्रव्य उपकरण है, टेप रिकॉर्डर भी एक प्रकार का श्रव्य उपकरण है, रेडियो भी एक प्रकार का क्या है, श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन तीनों काट दो, वैसे भी एपिडाइस्कोप सही हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल। एपिडाइस्कोप एक प्रकार का प्रोजेक्टर है जो एपिस्कोप और डायस्कोप दोनों को मिला करके बनाया हुआ है। या एपिडाइस्कोप एक प्रकार की दृश्य सामग्री है दोस्तों। कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। दूसरे की बात करें अपन इसके बाद में, दूसरे प्रश्न की यदि अपन बात करें, ये लीजिए अगला प्रश्न। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपागम सहायक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम, एक से अधिक माध्यम वाला जो उपागम है वह सहायक है।
कक्षा के वातावरण परिवर्तन में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, अधिगम की वृद्धि में या उपयुक्त सभी में। बहुमाध्यम का मतलब हो गया बहुमाध्यम शिक्षा, क्षेत्र बहुमाध्यम उपागम मतलब एक से अधिक तरीके से शिक्षा करवाना। कक्षा के वातावरण परिवर्तन में बिल्कुल सही है कि आप एक से अधिक तरीके से यदि शिक्षा करवाओगे तो कक्षा के वातावरण में क्या आएगा, बदलाव आएगा, बिल्कुल सही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में सही है कि बिल्कुल शिक्षकों को ट्रेनिंग भी बहुमाध्यम के द्वारा दी जा सकती है, सही है। अधिगम की वृद्धि में ये तो 100% बहुमाध्यम, एक से अधिक संसाधनों का या एक से अधिक साधनों का यदि आप प्रयोग करोगे तो जायज सी बात है कि प्रयोग करते समय में क्या होगा, अधिगम में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, डी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, शिक्षण की मशीनों की सहायता से, शिक्षण की जो मशीनें हैं उनकी सहायता से उपयुक्त सभी एमपीटेट है ना। अनुवर्ग शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है, छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण दिया जा सकता है, छात्रों को पुनर्बलन दिया जा सकता है। शिक्षण मशीनों की सहायता से छात्रों को पुनर्बलन दिया जा सकता है, या व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण दिया जा सकता है, या अनुवर्ग शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भी आपको किताबों में दे रखा है उपयुक्त सभी, अपन को भी उपयुक्त सभी अपन सही कर सकते हैं, लेकिन सोचिए ये कह रहा है शिक्षण मशीनों की सहायता से, शिक्षण मशीनों की सहायता से छात्रों को पुनर्बलन कैसे दिया जा सकता है दोस्तों। और ये कह रहा है छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण क्या दिया जा सकता है, क्या मशीनों के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। ये कह रहा है आयु अनुवर्ग शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। हाँ, अनुवर्ग शिक्षण को भले ही इसके द्वारा सफल बनाया जा सकता है। यहाँ पे होना तो उपयुक्त सभी सही चाहिए, मुझे 2 ऑप्शन लग रहे हैं, अपने हिसाब से अपन सही करेंगे, इसको बी वाला सही करेंगे दोस्तों। आयु वर्ग अनुवर्ग शिक्षण को क्या बनाना चाहिए, सफल बनाया जा सकता है, इसके द्वारा इन दोनों की संभावनाएं कम लग रही है। हालांकि किताबों में उपयुक्त सभी सही दे रखा है, लेकिन मैं इसको बी तरीके से सही करूंगा क्योंकि मुझे सही यही लग रहा है और यही सही होना चाहिए। इसका पता करेंगे भाई क्या कारण इसको है ना, उपयुक्त सभी सही क्यों बताया गया है, इसका भी अपन पता करेंगे। ये प्रश्न मेरे माइंड में रहते हैं, ऐसा कोई प्रश्न है तो वो हमेशा दोबारा आ जाएगा, आप घबराओ मत भाई। कुछ तो है, अपन भी पढ़ रहे हैं ना, बौद्धिक क्षमता का अपन भी तो प्रयोग करेंगे है ना। ये कह रहा है चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है, चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है प्रशिक्षण कार्यों में, कौशल प्रदर्शन के लिए, अनुकरण द्वारा कौशल सुधारने के लिए, दोनों या दोनों में नहीं। ये कह रहा है चलचित्रों का प्रयोग कक्षा के अंदर जो टीवी चलचित्र जो टीवी का जो पहला रूप था चलचित्र जिसके ऊपर फोटो चलते हैं, चलचित्रों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रशिक्षण कार्यों में कौशलों का प्रदर्शन करने के लिए, बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग जब भी चल रही है वहाँ पे अगर कोई कौशल का प्रदर्शन करना है तो बिल्कुल सही है। अनुकरण द्वारा कौशल सुधारने के लिए, दोनों के अंतर्गत चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों के द्वारा किया जाता है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, रेडियो शिक्षण की उपयोगिता, किसकी उपयोगिता भाई, रेडियो शिक्षण की उपयोगिता है। रेडियो शिक्षण की क्या उपयोगिता है, इसका सस्ता होना एवं दूर दूर तक पहुंच रखना, इससे किसी भी काम को करते हुए सुना जा सकता है, इसका उत्पादन आसान है, या सभी। तो दोस्तों देखो रेडियो शिक्षण की उपयोगिता की अपन बात करें तो सबसे बढ़िया तक सबसे सस्ता होना, बिल्कुल रेडियो के पैसे कम लगते हैं, दूर दूर तक पहुंच रखना, रेडियो लगभग गांव गांव गली गली तक रेडियो पहुंचा हुआ है। एक समय ऐसा था जब रेडियो के माध्यम से बहुत बड़े व्यापक रूप में शिक्षा दी जाती थी, हालांकि अभी भी व्यापक रूप में शिक्षा दी जाती है, अभी रेडियो का स्थान एफएम ने ले लिया है। एफएम जो चलते हैं आपके जैसे रेडियो मिर्ची वगैरह 94.3 माई एफएम वगैरह जितने भी चलते हैं ना, ये क्या इन्होंने रेडियो का स्थान ले लिया दोस्तों। इनका भी मुख्य ध्येय तो यही है कि इसके द्वारा शिक्षा देना, लेकिन ये शिक्षा कम देते हैं और गाने ज्यादा सुनाते हैं ना। अब तो गाने भी कम सुनाते हैं आजकल, तो एड ज्यादा सुनाते हैं। तो रेडियो शिक्षण की उपयोगिता की अपन बात करें तो इसका सस्ता होना और दूर दूर तक पहुंच रखना बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे किसी भी काम करते करते बिल्कुल सुन सकते हो, खाना बना रहे हो पास में रख दो सुन लो है ना, सोते सोते भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी काम करते करते आप इसको क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। इसका उत्पादन, हाँ भाई कोई भी काम, इसका उत्पादन आसान होता है। इसका उत्पादन क्या होता है दोस्तों, आसान होता है। रेडियो बनाने आसान है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में कभी भी कमी नहीं आएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला, सभी वाला जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण सूत्र पर आधारित है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। कक्षा के अंदर जो आप टीचिंग एड के द्वारा श्रव्य और दृश्य सामग्री जो करते हो, ऑडियो विजुअल सामग्री का जो प्रयोग करते हो, वह कौन सा शिक्षण सूत्र पर आधारित है। स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। ये बातें मैंने आपको कई बार इस पाठ्य योजना में बता रखी है, इन सेशन के अंतर्गत बता रखी हैं। इन तीनों शिक्षण सूत्रों पर आधारित है दोस्तों। वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ भी जाती है, मूर्त से अमूर्त भी सही है, ज्ञात से अज्ञात भी सही है। यहाँ पे जो अपन सही करेंगे वो क्या कर देंगे, डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे बिल्कुल अपन सही कर देंगे। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, वो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। निम्न में से श्रव्य सामग्री है, इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री है। टेलीविजन, वॉकमैन, एपिस्कोप या सभी। टेलीविजन श्रव्य दृश्य सामग्री है दोस्तों,
वॉकमैन नहीं, एपिस्कोप दृश्य सामग्री है, सभी नहीं होगा। यहाँ पे वॉकमैन सही आंसर होगा दोस्तों। वॉकमैन एक प्रकार की श्रव्य सामग्री। वॉकमैन क्या होती है? टेप रिकॉर्डर का छोटा भाग। ऐसी एक टेप आती थी पूरी की, जिसके अंदर कैसेट लगती थी, एयरफोन लगते थे, पैंट में या बेल्ट के अंदर अपन ऐसे डाल करके कान में एयरफोन लगा करके गाने सुनते थे। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया साधन था। जब मोबाइल वगैरह नहीं थे तब ये वॉकमैन सही थी, है ना। बैग के अंदर 2-4 कैसेटें रहती थी गाने वगैरह की, वो कैसेट डाली, चालू की, जेब के यहाँ लगाया और लेकर के चल देते थे। वॉकमैन चार्ज होता था दोस्तों, चार्ज करना पड़ता था वॉकमैन को, वो चार्ज होता रहता था, कैसेटें उसके अंदर चलती और अपन गाने आराम से सुन सकते थे, बेल्ट के यहाँ पे लग जाते थे। टेप का बहुत छोटा रूप था, उसके अंदर रिकॉर्डिंग का भी साधन था। एक रेड बटन और प्ले बटन को एक साथ दबाते तो उसकी आवाज गायब हो जाती और अपनी आवाज रिकॉर्ड हो जाती। तो हम लोग क्या करते थे, अपना खुद गाना गाते थे और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनते और खुशी मिलती थी कि देखो मेरा गाना बज रहा है ना। निम्न में से श्रव्य सामग्री है, तो वॉकमैन जो है ना दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाएगी? आपकी श्रव्य सामग्री कहलाएगी। ये देखिए अगला प्रश्न, विद्युत मस्तिष्क के रूप में, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अध्ययन बनाने वाली सहायक सामग्री। विद्युत मस्तिष्क, करंट की तरह मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और अद्यतन लिखना था यहाँ पे, अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। वीसीआर, सीसीटीवी, टेलीविजन या कंप्यूटर। दोस्तों वीसीआर नहीं, सीसीटीवी के द्वारा देखा जाता है, टेलीविजन नहीं, कंप्यूटर यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर के द्वारा विद्युत मस्तिष्क, क्योंकि कंप्यूटर को अपने आप को एक प्रकार का मस्तिष्क मानते हैं, एक इंसान मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि कंप्यूटर है ना इंसानों से भी ज्यादा सोचता है ना। गलत लोग, वो सोचने का काम केवल इंसानों का है। कंप्यूटर से कितना भी फास्ट चले, बनाया तो इंसानों ने ना, तो इंसानों से ज्यादा दिमाग कंप्यूटर के पास में भी नहीं है। हाँ, कंप्यूटर की गति बड़ी तेज होती है उसको सही करने की। तो कह रहा विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय ज्ञान अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री, तो कंप्यूटर है ना, इसके द्वारा ज्ञान अद्यतन बनाया जा सकता है। डी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षण साधनों के चयन करते समय मार्गदर्शन में सहायक नहीं है? उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत या संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। संसाधनों का प्राप्य सिद्धांत तो 100% होगा, विद्यार्थी केंद्रित भी होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत भी होना चाहिए। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का मतलब भौतिक वातावरण अपने आप जिसको नियंत्रण रखते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भौतिक अपने आप में होगा। था निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत मार्गदर्शक के रूप में ना काम नहीं आएगा, बाकी ये तीनों के तीनों काम आएंगे। भौतिक अपने आप होता है दोस्तों, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सी जो होगा यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? ये कह रहा है संकल्पना मानचित्र का एक और नाम कौन सा है? संकल्पना करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? दृश्य चित्र, शब्द मानचित्र, मानस मानचित्र या मानचित्र? तो दोस्तों केवल मानचित्र नहीं कहेंगे, संकल्पना की बात करी, जब आदमी कल्पना कर रहा है ना, ये नहीं, मानस मानचित्र है ना। ये कह रहा है भाई निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? तो दूसरा नाम है मानस मानचित्र। मानस मानचित्र कह दो चाहे संकल्पना मानचित्र कह दो, दोनों एक ही बात है। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? सी जो होगा बिल्कुल यहां पे सही उत्तर निकल जाएगा। लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? इनमें से ऐसी कौन सी सामग्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है, सबसे अधिक प्रभावी रहती है? श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री या स्पर्श शिक्षण सामग्री? तो दोस्तों ध्यान रखना, श्रव्य शिक्षण सामग्री इतनी प्रभावी नहीं होती है, दृश्य भी नहीं। सबसे अधिक जो प्रभावी होती है वो होती है श्रव्य दृश्य सामग्री, स्पर्श शिक्षण सामग्री। स्पर्श तो आप किसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, सबको स्पर्श कर सकते हो। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री सबसे प्रभावी होती है। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रभावित सहायक सामग्री कौन सी है? तो वह है श्रव्य दृश्य सामग्री, है ना। प्रत्यक्ष अनुभव के बाद में यदि कोई सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है तो वह है श्रव्य दृश्य सामग्री। सी उत्तर यहां पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। बुलेटिन बोर्ड किस सहायक सामग्री में रखा जाएगा? बुलेटिन बोर्ड को इसमें से किस सहायक सामग्री में आप रखोगे? दृश्य, श्रव्य, प्रक्षेपण या उपयुक्त सभी? देखो बुलेटिन बोर्ड का मतलब बोर्ड है तो एक प्रकार की कौन सी सामग्री होगी? दृश्य सामग्री होगी दोस्तों। कैसी सामग्री होगी? दृश्य सामग्री होगी। बुलेटिन बोर्ड जो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, बुलेटिन बोर्ड जिसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा लगा होता है और वो एक विद्यालय उपयोगी बोर्ड है। विद्यालय की जो सार्वजनिक सूचनाएं होती है वो किसके ऊपर लगती हैं? आपके बुलेटिन बोर्ड पर लगती हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड
का भी प्रचलन हो सकता हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना है आपको दृश्य सामग्री है ये एक प्रकार की, ए जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए फिल्म स्ट्रिप किस सहायक सामग्री का अंग है? फिल्म स्ट्रिप इसमें से कौन सी सहायक सामग्री का अंग है? श्रव्य दृश्य या कोई नहीं। फिल्म स्ट्रिप मैंने पहले बता रखा कि बचपन में आपने मेले में जो कैमरा खरीदा होगा उसमें घुमा घुमा करके आपने चित्र वगैरह देखे होंगे जिसमें कुछ सेलिब्रिटी या जीव जंतुओं वगैरह के चित्र होंगे। तो वो जितने भी चित्र थे वो क्या कहलाते थे? वो जो था वो क्या कहलाता था आपका फिल्म स्ट्रिप। वो फिल्म स्ट्रिप वो रील नहीं दोस्तों, उस रील और आपकी आंख के बीच में जो पट्टी लगी होती थी उसको अपन क्या कहते थे? फिल्म स्ट्रिप। वो भी एक प्रकार की कौन सी सामग्री कहलाएगी? आपकी दृश्य सामग्री कहलाएगी। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ए वाला उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखन कौशल की क्षमता से तात्पर्य है। लेखन कौशल की क्षमता से तात्पर्य, लेखन कौशल की क्षमता से क्या तात्पर्य है? लिखने की गतिशीलता, लिखने की स्पष्टता, लिखने की अभिव्यक्ति या लिखने की कला। दोस्तों लेखन कौशल का मतलब होता है लिख करके अपनी अभिव्यक्ति दे देना, अपने विचारों को लिखना लेखन क्षमता कहलाती है। लिखने की क्षमता कैसी है? तो गतिशीलता या स्पष्टता या लिखने की कला के ऊपर निर्भर नहीं करती दोस्तों। लिखने की अभिव्यक्ति, लेखन क्षमता की, लेखन कौशल की क्षमता से तात्पर्य है लिखने की अभिव्यक्ति। लिख करके आप कितनी अभिव्यक्ति दे सकते हो वही आपकी लेखन क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला उत्तर बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लीजिए पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल हैं। इनमें से कौन सा घटक है जो पर्यावरण का जैविक घटक कहलाता है दोस्तों? भूमि, वायु, पौधे या जल? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भूमि हो गई, पौधे हो गए, जल हो गए, ये सारे के सारे प्रकार के भौतिक घटक है दोस्तों। कौन से घटक है? भौतिक घटक है। यहाँ पे जो वायु जो है ना, ये कह रहा है कि कौन सा जैविक घटक में शामिल है इनमें से। तो दोस्तों हाँ, भूमि, पौधे और जल ये जो है ना एक प्रकार के, वायु जो है ना आपके एक प्रकार का जैविक घटक है दोस्तों। वायु क्या है? एक प्रकार की जैविक घटक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न में कंफ्यूजन रखना। प्रश्न क्या कह रहा है भाई? पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। पर्यावरण के जैविक घटक में क्या चीज शामिल है? भूमि, जल, वायु या पौधे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा पौधे। जैविक घटक में क्या शामिल है? आपके पौधे। ये जल, वायु और भूमि नहीं, पौधे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पौधे एक प्रकार का कौन सा घटक कहलाता है? आपका जैविक घटक कहलाता है। बाकी ये सब जो भौतिक घटक कहलाएंगे दोस्तों। सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। कक्षा शिक्षण के दौरान उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान, कक्षा में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो, कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, तो वहां पे कौन दौरान उद्देश्य का निर्माण, कौन से उद्देश्य का निर्माण किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्य का, सह शिक्षित उद्देश्य का, प्राप्त उद्देश्य का या कोई नहीं? दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य का निर्माण नहीं किया जाता है, वहां पे किया जाता है प्राप्य उद्देश्य का निर्माण। मैंने आपको बताया था कि चाहे प्राप्य उद्देश्य कह दो, चाहे आप उसे प्राप्य उद्देश्य कह दो, चाहे विशिष्ट उद्देश्य कह दो और चाहे शिक्षण उद्देश्य कह दो, तीनों एक ही बात है दोस्तों। तीनों की तीनों बातें एक ही है। तो यहाँ पे प्राप्य उद्देश्य कह दो, विशिष्ट उद्देश्य कह दो या शिक्षण उद्देश्य कह दो, तीनों बातें एक ही हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका प्राप्य उद्देश्य। कक्षा शिक्षण में पढ़ाने के लिए पाठ योजना लेकर के जाते हो और पाठ योजना में जो पढ़ाते हो वो कौन से उद्देश्य से पढ़ाते हो? आप प्राप्य उद्देश्य से पढ़ाते हो। यहाँ आपके सी उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा सिंपल प्रश्न भी आते हैं भाई, है ना। ये देखिए विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों में अंतर होता है। विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब शैक्षिक, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब शिक्षण उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या हो गया? जो आप विशिष्ट उद्देश्य का मतलब आपके शिक्षण उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य का मतलब आपके शैक्षिक उद्देश्य। तो ये पूछ रहा है भी शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य में अंतर होता है पुस्तक के आधार पर, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर, संख्या के आधार पर या व्यापकता के आधार पर? तो दोस्तों उत्तर होता है व्यापकता के आधार पर अंतर होता है। ये पुस्तक के आधार पर, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर या संख्या के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। व्यापकता के आधार पर सामान्य उद्देश्य की व्यापकता बड़ी होती है, वो सारे के सारे बच्चों के लिए एक जैसा बना जाता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? सबकी सब टुकड़ों टुकड़ों के साथ में अलग अलग बनता है। तो इन पे जो होता है अंतर जो होगा ना दोस्तों, किसके आधार पर है? व्यापकता के आधार पर इसका अंतर तय होता है। डी जो होगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहां पे सही उत्तर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण विधियों का शिक्षा में लाने पर सर्वाधिक बल किसने दिया? शिक्षण विधियों को शिक्षा में लाने का सर्वाधिक बल किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट, मॉरिसन, ब्लूम या स्किनर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षण विधियां जो शिक्षा में लेकर के आया पाठ्य योजना में, उसका नाम था दोस्तों मॉरिसन। मॉरिसन के द्वारा शिक्षण विधियां लाई गई। प्रस्तुति, हर्बर्ट ने जो पंचपदी दी थी, उस पंचपदी में जो दूसरे नंबर का जो सोपान था प्रस्तुतिकरण, उस प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मॉरिसन ने दो चीजों को और ऐड किया, जिसका एक का नाम था शिक्षण विधि और दूसरे का नाम था सहायक सामग्री। तो शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री दोनों
किसके द्वारा लाया गया? मॉरिसन के द्वारा। इसके अतिरिक्त मॉरिसन जो है ना गृह कार्य भी लेकर के आया था। इसके अतिरिक्त बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न भी पाठ योजना में कौन लेकर के आया था? मॉरिसन लेकर के आएगा। तो शिक्षण विधियों को शिक्षा में लाने का सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को जाता है, वो किसको जाता है दोस्तों? मॉरिसन को जाता है। बी वाला उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, हर्बर्ट की पंचपदी का मुख्य पद है। ये चारों के चारों हर्बर्ट की पंचपदी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर्बर्ट की पंचपदी का मुख्य पद होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना का मुख्य अंग या मुख्य भाग किसको कहते हैं? तो प्रस्तुतिकरण को कहते हैं। तो हर्बर्ट की पंचपदी का मुख्य कारण क्या? प्रस्तुतिकरण। जितने भी आगे पीछे की क्रियाएं हो रही हैं वो प्रस्तुतिकरण के आधार पर हो रही है। सारी क्रियाएं प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हो रही हैं। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट के किन शिष्यों के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये बात भी मैंने पहले बता रखी कि पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण, अस्पष्टता पद से लेकर के अस्पष्टता से ये दोनों निकले थे। पहले ये पद थे स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध और विधि। अस्पष्टता में से दो पद निकले, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। वो जो निकालने वाले जो हर्बर्ट के शिष्य थे उनका नाम था जिलर और सलर। दोनों के द्वारा प्रस्तावना में प्रस्तुतिकरण दिया गया। तो उसके हर्बर्ट के उन शिष्यों का क्या नाम है? तो जिलर और सलर, दोनों के द्वारा दिया गया। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ये लीजिए, राइन द्वारा निम्न में से कौन सा पद दिया गया? राइन नाम का शिक्षा शास्त्री था। इस राइन ने निम्न में से कौन सा पद दिया? शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, आवश्यक पूर्ति या पूर्व ज्ञान। तो दोस्तों जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण जिलर और सलर के द्वारा दिया गया था, तो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य में एक राइन नाम का शिक्षा शास्त्री आया था। उसने एक पद को जोड़ दिया था जिसका नाम था उद्देश्य कथन। तो ये उद्देश्य कथन पाठ योजना में किसके द्वारा दिया गया है? तो उद्देश्य कथन राइन के द्वारा दिया गया है। बी जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। और ये रहा आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न। आंखों के द्वारा, कौन सा? आंखों के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन अवलोकन कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी बता रखा था, है ना। अवलोकन, आंखों के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन अवलोकन है। यह परिभाषा दी गई थी यंग, या इसी को हम कहते हैं युंग। यंग कह दो चाहे युंग कह दो, एक ही नाम है दोस्तों। इसके द्वारा दी गई थी, है ना। इसने अवलोकन के बारे में बताया था। अवलोकन के इसने 3 प्रकार भी बताए थे दोस्तों। तो याद रखना भाई, आंखों के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? आपका अवलोकन कहलाता है। ये प्रश्न ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपके ये दिया गया है आपके युंग के द्वारा। तो ये रहा दोस्तों अपने 1800 प्रश्नों का सफर आज अपन ने तय कर दिया दोस्तों। बहुत नहीं होते दोस्तों 1800 प्रश्न। एक टाइम जो था वो पहला प्रश्न था, आज अपन 1800 प्रश्न पे हैं। एक महीने के अंदर यहाँ बहुत कम समय में ये अपन ने सफर तय किया है ना। बहुत कह सकता हूं कि आपको दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत को कि आप इतने टाइम तक बने हुए रहे दोस्तों। पहली क्लास से लेकर के इस क्लास तक आपका साथ बिल्कुल बराबर रहा है दोस्तों। भले लाइव कम आते होंगे, ये जैसे भी आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे जैसे भी टाइम मिलता है आकर के इस वीडियो को देख जरूर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और लाइव आने का कोई औचित्य नहीं दोस्तों। मैं तो ये भी आपको भी यही कह रहा हूँ, जैसा आपको समय मिले तब देखिए। बस लाइव से बस एक ही फायदा होता है कि एक टाइम फिक्स हो जाता है और आप आ जाते हो तो साथ साथ में क्लास देख ली जाती है। लेकिन जो चीज़ रह जाती है ना कि बाद में देख लें तो फिर वो बात करते रह जाती है, देख नहीं पाते हैं। बस एकमात्र फायदा है लाइव आने का, है ना। और मेरे लाइव आने में आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं 1 घंटे के अंदर आपको उतना दे दूंगा जितना आप बैठ करके 1 घंटे में पढ़ नहीं पाओगे। आप यकीन माना 1 घंटे में बैठ करके भी यदि आप पढ़ते हो ना तो 1 घंटे में इतना कंटेंट नहीं पढ़ पाते हो जितना मैं 1 घंटे में आपको पढ़ा देता हूं, है ना। इतना मैं आपको मैटर दे देता हूं दोस्तों। तो मेरी मेहनत आपसे 4 गुनी चल रही है, तो आपकी मेहनत मेरे से 8 गुनी बढ़ देनी चाहिए और आगे हो जानी चाहिए। मेरे से ज्यादा मेहनत आप करोगे तो आपको सफलताएं क्या मिलेगी? बहुत ही अधिक मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी। तैयारी को जोर से रखिए, अपने आप को नर्वस मत कीजिए, हिम्मत बनाए रखिए दोस्तों। ये युद्ध है और ये युद्ध आप और हमको मिलकर के क्या करना है दोस्तों? जीतना है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आपकी ये 9 से 10 वाली क्लास नहीं छूटने दे रहा हूं। तो मान लीजिए कि है ना, इतनी आप तो स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, तो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए, कम नहीं हो जानी चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात, कोरोना महामारी बहुत भयानक रूप से फैल रही है। मैं हर बार कहता हूं, घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके जाएं, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। आपकी एक छोटी सी गलती आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है दोस्तों। इसलिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने तैयारी को जोरों से करते रहें। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए भाई राधे राधे।